तो हेलो एवरीवन, बजट 2026 जो है वो आ चुका है। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन इन हर कांजीवरम साड़ी हैज प्रेजेंटेड अ हिस्टोरिक नाइन्थ बजट। ये नौवां बजट था फाइनेंस मिनिस्टर का, जो इनफैक्ट मोरारजी देसाई के बाद, जो 1950s में फाइनेंस मिनिस्टर थे, उसके बाद अब निर्मला सीतारमन है जिन्होंने लगातार 9 बार बजट दिया है। इस बजट में बहुत कुछ चीजों के बारे में बातचीत हुआ था, जो आज इस सेशन में हम लोग बात करेंगे। बट एक चीज जो आपको समझना बहुत जरूरी है कि बजट, पहली बात तो होता क्या है। बजट पे देखिए, सरकार जो है वो बेसिकली दो चीजों के बारे में बात करती है। पहला, सरकार का प्रायोरिटी कहाँ है, कहाँ पे सरकार खर्च करने जा रही है, मैन्युफैक्चरिंग में कहाँ फोकस रहेगा, एग्रीकल्चर में कहाँ फोकस रहेगा, डिफेंस के ऊपर कितना फोकस रहेगा। तो सरकार बेसिकली अपने प्रायोरिटीज के बारे में बताती है। और इसके लिए पैसा कहां से आएगा, तो दूसरा पार्ट में, बजट के दो पार्ट होते हैं, तो पहले पार्ट में गवर्नमेंट टेल्स अबाउट द एक्सपेंडिचर, वेयर गवर्नमेंट इज गोइंग टू स्पेंड द मनी। और दूसरे पार्ट में गवर्नमेंट बताती है कि इस सब चीजों के लिए मनी, पैसा कहां से आएगा, विच मेक्स द सेकेंड पार्ट ऑफ द बजट। और ये पूरा एनालिसिस अगले फाइनेंशियल ईयर के लिए होता है, विच इज FY27। आप देख सकते हैं 2026 से लेके 2027, टू बी वेरी प्रिसाइज, दिस स्टार्ट्स फ्रॉम 1 अप्रैल 2026 टिल 31 मार्च 2027। तो इस फाइनेंशियल ईयर में एक्सपेंडिचर कहां पे होगा और इनकम कहां पे होगा, यही चीज बजट में बताया जाता है। अब इस बजट के बारे में बात करेंगे, बट एक चीज जो आपको समझना बहुत जरूरी है कि ये बजट किस समय आ रहा है। समय जानना बहुत जरूरी है, बिकॉज समय अगर आप नहीं समझेंगे, और समय का मतलब आज किस वर्ल्ड में हम लोग जी रहे हैं, ये वर्ल्ड, इट्स नॉट अ वर्ल्ड ऑफ जू, इट्स अ वर्ल्ड ऑफ जंगल। आपने देखा कैसे मद्यूरो के साथ ट्रंप ने किया। इट्स अ वर्ल्ड ऑफ माइट इज राइट, इट्स अ वर्ल्ड ऑफ जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी, इट्स अ वर्ल्ड ऑफ अ chaotic वर्ल्ड, इट्स अ वर्ल्ड ऑफ फुल ऑफ पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी। और इस chaotic वर्ल्ड में इंडिया के ग्रोथ स्टोरी को हमें एनालाइज करना है। बिकॉज डोंट फॉरगेट कि आज चाइना जो इतना पावरफुल कंट्री बना है, चाइना कब ग्रो किया? चाइना उस समय ग्रो किया जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का चैलेंज नहीं था, जब क्लाइमेट चेंज का चैलेंज नहीं था, जब एक सेफ प्रेडिक्टेबल वर्ल्ड ऑर्डर था, जब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के प्रेसिडेंट नहीं थे। राइट? सो एट दैट टाइम चाइना वॉज एबल टू ग्रो एट 10%। तो आज जब इंडिया के ग्रोथ स्टोरी के बारे में बात करेंगे, इंडिया के बजट एनालिसिस के बारे में बात करेंगे, तो कॉन्टेक्स्ट याद रखना बहुत जरूरी है। और कॉन्टेक्स्ट क्लियरली, जो इकोनॉमिक सर्वे कुछ दिन पहले बात किया, दैट वर्ल्ड इज फुल ऑफ पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी। और इस पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी में इंडिया टू सम एक्सटेंट हैज बीन अ रे ऑफ लाइट, अ रे ऑफ होप। तो आज इस बजट को हम लोग एनालिसिस करेंगे, बट एनालिसिस उस कॉन्टेक्स्ट में करेंगे कि वर्ल्ड में किस तरीके का उथल पुथल मचा हुआ है। नहीं तो आप एनालिसिस तो कर लेंगे, लेकिन आप ये नहीं समझ पाएंगे कि क्या ये अच्छा है या खराब है। बिकॉज अच्छा और खराब इंडिया की इकोनॉमी कर रही है कि नहीं कर रही है, ये ऑब्वियसली इंडिया के डोमेस्टिक फैक्टर्स पे तो अफेक्ट होता ही है, इन्फ्लुएंस होता ही है, लेकिन वर्ल्ड की इकोनॉमी की सिचुएशन क्या है उसके ऊपर भी निर्भर करता है। तो इस बजट में पहली चीज जो फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि आज जो ये पूरा वर्ल्ड है, जो केओस है, जो अनस्टेबल है, उसमें भारत के प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर मोदी हैज चूजन 3 थिंग्स। वन, एक्शन ओवर एम्बिवेलेंस। एक्शन, एम्बिवेलेंस का मतलब कंफ्यूज्ड, पता नहीं क्या करना है, कमजोर सरकार, यहां नहीं, यहां पे एक्शन लेंगे। कोविड आया, वी लॉन्च आत्मनिर्भर भारत। जीएसटी रिफॉर्म, जब ट्रंप ने टैरिफ लगाया। सो दिस इज अ गवर्नमेंट विच फाइनेंस मिनिस्टर सेज इट्स परफॉर्म, इट डज नॉट शाउट, इट डज नॉट क्रिटिसाइज, इट इज नॉट पेसिमिस्टिक, इट टेक्स एक्शन एंड डिलीवर इट्स प्रॉमिस। सेकेंड, रिफॉर्म ओवर रेटोरिक। रिफॉर्म की बात करना है, जुमले की बात नहीं करना है, प्रोपोगेंडास को नहीं चलाना है। और थर्ड,
पीपल ओवर पॉपुलिज्म। जो जनता के हित में है वो काम करना है, ना कि जनता को भटकाना है, जनता को वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए उनके लिए गलत पॉलिसीज लाना है। सो ये फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है कि आज प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इस पूरे क्योटिक वर्ल्ड में इन 3 प्रिंसिपल्स के ऊपर अपने इकोनॉमी के ऊपर फोकस किया है, और इसका नतीजा है कि आज इंडिया की जो ग्रोथ रेट है वो अराउंड 7% है। आपने देखा, इकोनॉमिक सर्वे ने कहा कि इस फाइनेंशियल ईयर में हमारी इकोनॉमी जो ग्रो करेगी वो 7.4% पे है, और जो FY27 है नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में आवर इकोनॉमी इज बाउंड टू ग्रो एट 6.8 टू 7.2%। अब देखिए, इसमें पहली बात तो मैं बता दूं कि वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि अगर भारत को विकसित भारत बनना है बाय 2047 तो हमें मिनिमम 8% पे ग्रो करना पड़ेगा। तो उस हिसाब से हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ रेट जो फाइनेंस मिनिस्टर यहां पे कहने का काम कर रही है वो उतना अच्छा नहीं है। चाइना तो इनफैक्ट डबल डिजिट पे ग्रो किया था, लेकिन इसके दोनों एनालिसिस हैं। एक तो यस, वी आर अंडर परफॉर्मिंग, वी हैव टू परफॉर्म एट अ मिनिमम ऑफ 8%, बट द अदर साइड ऑफ द स्टोरी इज कि ये 7% भी आज हम लोग अचीव कर पा रहे हैं, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, बिकॉज वर्ल्ड की इकोनॉमी आज प्रॉब्लम में है। जब वर्ल्ड की इकोनॉमी ग्रो करती है 4% पे, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इंडिया की इकोनॉमी 8% पे ग्रो करेगी। लेकिन इकोनॉमिक सर्वे ने कहा कि आज वर्ल्ड की इकोनॉमी खुद ही प्रॉब्लम में है, और जब वर्ल्ड की इकोनॉमी प्रॉब्लम में है और हम लोग ग्लोबलाइज वर्ल्ड में बात करते हैं, तो इंडिया की इकोनॉमी आइसोलेट हो जाए, इंडिया की इकोनॉमी में सब कुछ बढ़िया चले और दुनिया परेशान है, ऐसा तो नहीं हो सकता है। स्पिल ओवर इफेक्ट जिसको हम लोग कहते हैं, ऑब्वियसली अगर अमेरिका की इकोनॉमी में या यूरोप की इकोनॉमी में कुछ प्रॉब्लम आता है तो इंडिया जो है वो आइसोलेटेड इससे नहीं हो सकता है। तो इसी का इंपैक्ट आप देख सकते हैं कि ऑल्दो 8% से हम नहीं ग्रो कर रहे हैं, बट 7% पे भी ग्रो करना ये आज एक काफी बड़ी बात है। और इसकी वजह से आज इंडिया लगातार चौथे बार, फोर्थ कंसेक्यूटिव टाइम वर्ल्ड की हम लोग फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी यहां पर बनते हुए नजर आ रहे हैं। और ये जो 7% का हमने ग्रोथ रेट अचीव किया है, इसके बहुत सारे रीजंस हैं। आप देख सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर फोकस करना, एनर्जी सिक्योरिटी के ऊपर फोकस करना, जो क्रिटिकल इंपोर्ट है लाइक क्रिटिकल मिनरल्स, रेयर अर्थ मिनरल्स, इसके ऊपर कैसे अपने इंपोर्ट डिपेंडेंसी को कम किया जाए, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स जैसे जीएसटी हो गया, फिस्कल प्रूडेंस, सरकार ने अपना कर्ज कम लिया है, ये फिस्कल प्रूडेंस होता है। फिस्कल एक्सपेंशन मतलब सरकार जब ज्यादा कर्ज लेती है, फिस्कल प्रूडेंस मतलब सरकार अपने कर्ज को कम करती है, अपने लायबिलिटीज को कम करती है। मॉनेटरी स्टेबिलिटी मतलब हमारा इन्फ्लेशन जो है वो कंट्रोल में है। पब्लिक इन्वेस्टमेंट, जो सरकार कैपिटल एक्सपेंडिचर, रोड, रेलवे, स्पोर्ट्स, इसके ऊपर जो फोकस होता है वो लगातार रहा है। और प्रो सिटीजन, प्रो पीपल गवर्नेंस को हमने यहां पे शोकेस किया है। तो ये जो 7% ग्रोथ रेट हुआ है ये इस वजह से हुआ है। और अब फाइनली फाइनेंस मिनिस्टर अपने बजट के ऊपर बात करती हैं और उन्होंने कहा कि ये बजट जो है ये आज युवा शक्ति ड्रिवन बजट है। आपको पता है कुछ दिन पहले एक कॉन्फ्रेंस हुआ था विकसित भारत युवा शक्ति के ऊपर, और वहां पे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इंडिया के तमाम यंगस्टर्स से सजेशन लिया कि आपको क्या चाहिए इंडिया के साथ, आपको क्या चाहिए इंडिया के ग्रोथ रेट के बारे में, आपके क्या सजेशंस हैं। और इस कॉन्टेक्स्ट में ये जो बजट है ये युवा शक्ति के ऊपर आधार है, बिकॉज एक चीज जो भारत के पास आज है जो कहीं भी और नहीं है वो है हमारा डेमोग्राफी, हमारा यंग पॉपुलेशन। और यही डेमोग्राफी आगे जाकर भारत का एक सबसे बड़ा एसेट बन सकता है अगर इसको हम लोग स्किल दे पाए, जॉब दे पाए। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में ये बजट जो है वो युवा शक्ति के ऊपर बहुत बड़ा फोकस करता है। और इसी युवा शक्ति को रियल में बनाना, ये डेमोग्राफी डिविडेंड को अचीव करना, इसके लिए 3 संकल्प या 3 कर्तव्य के बारे में फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है। पहला कर्तव्य है कि भारत को अपने इकोनॉमिक ग्रोथ जो आज 7% पे है इसको कंटिन्यू करना है, इसको घटने नहीं देना है, ये इकोनॉमिक ग्रोथ को लगातार कंटिन्यू करना है। और सेकंड कर्तव्य है कि ये ग्रोथ जो हम लोग कंटिन्यू करेंगे, ये ग्रोथ से लोगों का भला हो, बिकॉज ग्रोथ हो रहा है और जब लोग खुश नहीं है, लोगों का जिंदगी बेटर नहीं हो रहा है, तो उस ग्रोथ का क्या फायदा। इसीलिए डेवलपमेंट के ऊपर भी फोकस किया जाएगा। ग्रोथ और
और डेवलपमेंट में यही डिफरेंस होता है। ग्रोथ का मतलब देश कितनी पैसा कमा रही है, डेवलपमेंट का मतलब कि क्या उस पैसे कमाने से लोगों का हेल्थ बेटर हो रहा है, लोगों का एजुकेशन बेटर हो रहा है, लोग हैप्पीनेस इंडेक्स में आगे बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं। इसलिए लोगों के एस्पिरेशंस को फुलफिल करना ये सेकंड कर्तव्य है। और थर्ड कर्तव्य है कि लोगों के एस्पिरेशंस को फुलफिल करना, लेकिन कुछ लोगों को नहीं, सबका साथ, सबका विकास। तो ये आपको पता है प्राइम मिनिस्टर मोदी पहले भी कई बार इसके बारे में बात कर चुके। तो ये तीन कर्तव्य के साथ भारत को अपने विकसित भारत जर्नी की तरफ बढ़ना है, और यही तीन संकल्प भारत को एक डेवलप्ड कंट्री बनाएगा। और ये जो तीन कर्तव्य हैं, ये जो तीन संकल्प हैं, इसको कैसे फुलफिल किया जाएगा, तो ऑब्वियसली उसके लिए स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, मतलब जो बुनियादी ढांचा है उसमें हमें सुधार लाना पड़ेगा। और ये जो रिफॉर्म्स है इसको हमें कॉन्स्टेंटली एडजस्ट करना पड़ेगा, बिकॉज आज वर्ल्ड जो है वो लगातार चेंज कर रहा है। तो आज आपकी रिफॉर्म 2 साल तक सेम नहीं रहेगी, आपको अगले महीने फिर रिफॉर्म लाना पड़ेगा, 6 महीने बाद फिर रिफॉर्म लाना पड़ेगा। तो जैसे जैसे एक्सटर्नल फैक्टर्स चेंज होते हैं, इंडिया हैज टू बी एजाइल, इंडिया हैज टू बी फ्लेक्सिबल, सो दैट वी कैन कॉन्स्टेंटली ब्रिंग चेंजेस कीपिंग फ्यूचर इन माइंड। फाइनेंशियल सेक्टर को मजबूत रखना है। फाइनेंशियल सेक्टर का मतलब बैंक्स, बिकॉज अगर आपको आज कंपनी खोलना है और आप बैंक के पास गए, बैंक खुद परेशान है, तो आपको पैसे कहां से देगी, और अगर आपके पास पैसे नहीं आएगा तो आप बिजनेस कैसे करोगे। इसलिए फाइनेंशियल सेक्टर का मजबूत होना, आप भूलिएगा मत 2008 ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, जब यूएस की बैंक कोलैप्स कर गई थी, उससे कैसे इंडिया की इकोनॉमी भी रिसेशन में चली गई थी। तो इसलिए फाइनेंशियल सेक्टर का मजबूत होना ये बहुत हद तक डिसाइड करता है कि आपकी इकोनॉमी ग्रोथ कैसी रहेगी। लोगों का जो सेविंग्स है, बिकॉज आप जो पैसा कमाते हो वो आप बैंक में सेव करते हो, उसी पैसे को बैंक लेंड करती है उन स्टार्टअप्स को, जो स्टार्टअप्स कंपनी बनाते हैं और उस कंपनी से ग्रोथ अच्छा होता है। तो अगर जनता का सेविंग सही जगह नहीं रखा गया, तो वो सेविंग जो है वो अच्छे से यूटिलाइज नहीं हो पाएगा और कंट्री की ग्रोथ नहीं हो पाएगी। इसलिए सेविंग्स को अच्छे तरीके से यूटिलाइज करना, टेक्नोलॉजीज लाइक एआई को इंटीग्रेट करना और गवर्नेंस को इंप्रूव करना, तो ये सभी चीजों को जरूरी रहेगा अगर हम ये तीन कर्तव्य का पालन करना चाहते हैं। और उसके लिए रिफॉर्म एक्सप्रेस के बारे में बात किया गया है कि लगातार फाइनेंस मिनिस्टर जो है उन्होंने कहा है कि रिफॉर्म जो है वो लगातार गवर्नमेंट करते आई है, आने वाले समय में भी करेगी। लगभग 350 रिफॉर्म गवर्नमेंट ने किया है। इसमें कुछ हिस्टोरिक रिफॉर्म है, लाइक जीएसटी का सिंप्लीफिकेशन, लेबर कोड्स का इंप्लीमेंट करना और क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स को भी ठीक करना। लेबर कोड्स तो फ्रेंड्स रियली एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट रही है, बिकॉज इसी लेबर कोड की वजह से आज भारत में निवेश नहीं आ पा रहा था। अगर आप चाइना देखेंगे तो चाइना इसीलिए है बिकॉज ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्रॉम अमेरिका, इन्वेस्टमेंट फ्रॉम यूरोप। सो इंडिया में एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम था जो लेबर लॉज है। लेबर लॉज का सिंपल मतलब कि लेबर को रखना और लेबर को हटाना। तो कोई भी कंपनी अगर लेबर को रखती है और हटाती है, ये प्रोसेस इंडिया में बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। इसी प्रोसेस को आसान करने के लिए, सो दैट बाहर के निवेशक इंडिया में आके अपने फैक्ट्रीज लगा सके और उनको ये डर ना रहे कि कल को अगर मैं किसी लेबर को रिक्रूट करता हूं और उसको हटाने का मन है तो इंडिया के ऑफिशियल्स उनको परेशान करेंगे। तो लेबर वेलफेयर, लेबर का प्रोटेक्शन करना, और साथ ही साथ जो कंपनीज लेबर को रिक्रूट करती है उनके लिए भी ये प्रोसेस आसान करना, ये लेबर कोड में किया गया था। जीएसटी सिंप्लीफिकेशन में आपको पता है पहले 0% था, 5% था, 12% था, 18% था, 28% था। अब केवल आपके पास 5% है, 18% है, और आपके पास एक 40% का आपका जीएसटी स्लैब है। तो इसमें जीएसटी में भी काफी ज्यादा चीजें चेंज की गई है। रेगुलेशंस को कम करना, सो दैट जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है वो आपका रह सके, इसके ऊपर भी फोकस किया जाएगा। मतलब यहां पर क्लियरली फोकस किया गया है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को कैसे ठीक किया जाए, क्योंकि यही तीन कर्तव्य के लिए ये हमें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को ठीक करना पड़ेगा। अब आते हैं बजट के रियल स्ट्रक्चरल पार्ट पे, और उसमें फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है 6 पिलर्स। अगर देश को विकसित भारत बनना है तो ये तीन कर्तव्य, तीन संकल्प को अपने दिमाग में रखना है, और इन तीन संकल्प को रखते हुए इन 6 चीजों पे हमें कंप्लीटली फोकस करना पड़ेगा। जिसमें सबसे पहला है सस्टेनिंग इकोनॉमिक ग्रोथ, मतलब जो हमारा देश का जीडीपी ग्रोथ रेट है उसको लगातार कंटिन्यू रखना। जो फाउंडेशंस हैं ग्रोथ के, क्योंकि ग्रोथ का फाउंडेशन क्या होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर सड़क नहीं रहेगी, बिजली नहीं रहेगी, तो फैक्ट्री कहां से आएगा। इसलिए उस ग्रोथ को बरकरार रखने के लिए जो ढांचा है, जैसे आप बिल्डिंग कितना ऊंचा बनाएंगे,
10th फ्लोर का बनाएंगे, 15th फ्लोर का बनाएंगे, स्काई स्क्रैपर बनाएंगे, ये उस पर निर्भर करता है कि आपकी उस बिल्डिंग का फाउंडेशन कितना मजबूत है। और देश का फाउंडेशन क्या होता है? इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस करना है, पीपल सेंट्रिक डेवलपमेंट, मतलब ईज ऑफ लिविंग, एक आम जनता का जिंदगी आसान रखना है। ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस, सरकार के प्रति, गवर्नेंस के प्रति जनता का ट्रस्ट रहे, और ये बहुत जरूरी है फ्रेंड्स। इसी ट्रस्ट के नहीं होने से बांग्लादेश में क्या हुआ, इसी ट्रस्ट के नहीं होने से नेपाल में क्या हुआ, इसलिए ट्रस्ट का होना बहुत जरूरी है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एंड ईज ऑफ डूइंग लिविंग। और फिस्कल मैटर, सरकार का अपना जो कर्ज है वो भी एक तरीके से बैलेंस करना है, बिकॉज अगर सरकार सारा पैसा कर्ज ले लेगी तो रिलायंस क्या लेगा, प्राइवेट सेक्टर क्या लेगा। तो सरकार जब भी ज्यादा कर्ज लेती है तो प्राइवेट सेक्टर के लिए कर्ज कम बचता है, और भी बहुत सारे प्रॉब्लम है, इसलिए फिस्कल स्टेबिलिटी को भी हमें इंश्योर करना पड़ेगा। इसके बाद बात किया गया है कि इकोनॉमिक ग्रोथ को कैसे इंश्योर किया जा सके। सो इकोनॉमिक ग्रोथ जो पहला फोकस एरिया है गवर्नमेंट का, इसमें इकोनॉमिक ग्रोथ को इंश्योर करने के लिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे बहुत बड़ा फोकस दिया गया है, एग्रीकल्चर पे और सर्विसेज सेक्टर पे फोकस किया गया है। सबसे पहले फाइनेंस मिनिस्टर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के बारे में बात करती हैं, जो हमेशा से हमारा एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव है, बिकॉज सबसे कमजोर सेक्टर भारत का अगर देखा जाए तो वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है। सर्विस तो हमारा काफी अच्छा है, एग्रीकल्चर में भी ग्रीन रिवॉल्यूशन आया है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग, क्योंकि चाइना आपको पता है ग्लोबल फैक्ट्री है, हर चीज चाइना बना देता है, जिसकी वजह से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हमारी प्रॉब्लम में आती है। इसी कॉन्टेक्स्ट में फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है कि भारत आने वाले समय में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे काफी बड़ा फोकस रखेगा, लेकिन उन सेक्टर्स पे फोकस करेगा जो आज 21वीं सदी में बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम लोग खिलौने बनाने पे फोकस नहीं करेंगे, ये पेन बनाने के फोकस नहीं करेंगे। जो स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स है, जिससे भारत की नेशनल सिक्योरिटी, भारत की सिक्योरिटी, उस पे बहुत बड़ा इफेक्ट करता है, उन चीजों के ऊपर भारत सरकार पूरी तरीके से फोकस करेगी। जिसमें आप देख सकते हैं, पहला है बायो फार्मा, जो बायो सिक्योरिटी है, जो बायो मेडिसिन है, बिकॉज आज आपको पता है कि बायोटेक्नोलॉजी बहुत तेज रेट से बढ़ रहा है, उससे हम नए तरीके की दवा बना सकते हैं, नए तरीके के सीड्स बना सकते हैं। तो बायोटेक्नोलॉजी के ऊपर फोकस रहेगा, सेमीकंडक्टर्स के ऊपर फोकस रहेगा, इन चीजों के लिए जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं उन क्रिटिकल मिनरल्स के लिए फोकस रहेगा, बिकॉज क्रिटिकल मिनरल्स अगर नहीं है तो सेमीकंडक्टर कैसे बना पाओगे आप। डेडिकेटेड केमिकल पार्क्स के ऊपर फोकस किया जाएगा। अफोर्डेबल स्पोर्ट्स गुड, स्पोर्ट्स के ऊपर भी फोकस किया गया है। इसके बाद आपका इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स बनाए जाएंगे हमारे पास, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, ये बहुत बड़ा फोकस एरिया गवर्नमेंट का। इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर आज आपको पता है सबसे इंपॉर्टेंट सेक्टर बन चुका है, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर से ही सेमीकंडक्टर सेक्टर भी रिलेटेड है। और इसी इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में, बिकॉज आज देखिएगा, आज हम लोग एप्पल आईफोन बना रहे हैं, लेकिन वो आईफोन का सारा जो इक्विपमेंट है वो बाहर से आता है। इसलिए लास्ट ईयर आपको पता है कि एक बहुत बड़ी स्कीम लॉन्च की गई थी, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम की। वो जो आईफोन बनाने का जो कंपोनेंट है वो भी भारत में बन सके, इसके लिए ये स्कीम लॉन्च किया गया था। टेक्सटाइल्स के ऊपर फोकस किया गया है, और जो कंटेनर्स हैं जिससे हमारे सामान बाहर और अंदर, भारत के अंदर आते हैं, उन कंटेनर्स को भी भारत के अंदर बनाया जाएगा, बिकॉज इस समय भारत अपने एक्सटर्नल ट्रेड के लिए सारे कंटेनर्स जो बाहर के देश के बनते हैं उनके ऊपर हम रिलाई करते हैं। और इस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में इन स्ट्रेटेजिक और फ्रंटियर सेक्टर्स को आगे बढ़ाने के लिए टैक्स रिफॉर्म्स के ऊपर एक बहुत बड़ा फोकस किया गया है। टैक्स रिफॉर्म्स में टैक्स को कम किया जाएगा, टैक्स को सिंप्लीफाई किया जाएगा, राइट। बिकॉज एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ये जो टैक्स हैरासमेंट, जो बिजनेस चालू करता है लेकिन फिर टैक्स ऑफिशियल आ जाते हैं कि भैया अपना टैक्स दो, ये एक डर की जो हमेशा माहौल रहती है, उसकी वजह से प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्ट नहीं करता है। तो टैक्स सिंप्लीफिकेशन के ऊपर भी बहुत बड़ा यहाँ पे फोकस किया गया है। ये हमारे एग्जाम के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसीलिए मैं इस पार्ट को यहाँ पे स्किप कर रहा हूं, लेकिन आपको इसका बस क्रक्स जानना है कि सरकार जो है वो टैक्स को सिंप्लीफाई कर रही है, और ये पूरे बजट में देखने को हर जगह मिला है। और ये लास्ट ईयर, ये बहुत समय से सरकार का फोकस एरिया रहा है। आपने देखा लास्ट बजट में हमने 12 लाख तक टैक्स फ्री कर दिया था। 2019 में कॉर्पोरेट टैक्स को 30% से घटाकर 22% पे लाया गया था। कस्टम ड्यूटी को घटाया गया था, जो टैक्स हम लोग बाहर के सामान जो भारत में आता है उस पर ऊपर लगाते हैं। तो ये टैक्स को आसान करना, बिकॉज जितना ज्यादा चीजें आसान होंगी उतना ज्यादा निवेश बढ़ेगा आपके देश में। और इस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे जो फोकस है कि ये मैन्युफैक्चर कौन करेगा, क्या बड़े कंपनीज करेंगे या मीडियम साइज कंपनी करेंगे, तो सरकार का फोकस क्लियर है, एमएसएमईज को हमें
चैंपियन बनाना है। एमएसएमईज जो माइक्रो स्मॉल मीडियम जो छोटे कंपनीज होते हैं, नॉट रिलायंस नॉट अदानीज, जो मेजर बिग कंपनीज होते हैं, तो इन एमएसएमईज, क्योंकि देखिए अगर देश को विकसित भारत बनना है, अगर आप केवल बड़े कंपनीज को प्रमोट करेंगे तो वो इंक्लूसिव भारत नहीं बन पाएगा। इंक्लूसिव भारत के लिए आपको छोटे छोटे कंपनीज पे फोकस होना पड़ेगा, और इसीलिए एमएसएमईज को फोकस करने के लिए इक्विटी सपोर्ट, उनके लिए ग्रोथ फंड बनाया गया है 10,000 करोड़ का। और जो पहले से 2021 में सेल्फ रिलायंट फंड बना था जिससे एमएसएमईज को सपोर्ट मिलता है, उसको भी 2,000 करोड़ का टॉपअप कर दिया गया है। इसके अलावा जो आपको प्रोफेशनल सपोर्ट है, प्रोफेशनल सपोर्ट मतलब एक एमएसएमई अपने बिजनेस को कैसे बढ़ा सकता है, अपने अगर उसको कुछ एडवाइस चाहिए टेक्नोलॉजी को लेकर, कैपेसिटी बिल्डिंग को लेकर, तो वो सपोर्ट कौन दे सकता है? इसके लिए कॉर्पोरेट मित्रास बनेंगे जो एमएसएमईज को फैसिलिटेट करेंगे, एमएसएमईज को गाइड करेंगे, जो प्रोफेशनल सपोर्ट दे सकते हैं। और लिक्विडिटी सपोर्ट थ्रू ट्रेड्स। ट्रेड्स फ्रेंड्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है, और ट्रेड्स का मतलब सिंपल क्या है कि जैसे मान लीजिए आप एक कंपनी ए है, आपने किसी कंपनी बी के लिए काम कर लिया। अब ये जो बी है ये बहुत बड़ी कंपनी है, ए जो है वो एक एमएसएमई है, छोटी कंपनी है। बी को ए को 100 करोड़ देना था लेकिन 6 महीने बाद देगा। अब ए तो 6 महीने तक वेट नहीं करेगा, उसका 100 करोड़ फंसा हुआ है, तो वो क्या करेगा, ये इनवॉइस को किसी दूसरे पार्टी को बेच देगा, और ये इसको कुछ पैसे दे देगा, लेट्स से 95 करोड़, और 5 करोड़ जो है ये इससे अब क्योंकि ए जो है वो अपने इनवॉइस को सी को बेच दिया है, तो अब 6 महीने बाद बी 100 करोड़ ए को ना देकर 100 करोड़ सी को दे देगा। तो ए का फायदा क्या हो गया कि उसको इमीडिएटली 95 करोड़ मिल गया, और सी का फायदा क्या हुआ कि उसको 5 करोड़ का एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल जाएगा 6 महीने के बाद। तो ये जो प्लेटफॉर्म है जहां पर ये सब चीजें होती हैं, ये ट्रेड्स होती है, ट्रेड्स प्लेटफॉर्म में होती है जो आरबीआई ने बनाया है। ये याद रखिएगा प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, ये ट्रेड्स प्लेटफॉर्म आरबीआई है, और इसमें इनवॉइस जो है, इनवॉइस के थ्रू आपका पेमेंट हो सकता है। तो ए अपना इनवॉइस सी को बेच देगा, और सी जो है वो पैसा बी से 6 महीने बाद कलेक्ट कर लेगा। ए को जो इमीडिएट पैसा चाहिए था वो मिल जाएगा। तो इसी ट्रेड्स को और फैसिलिटेट करने की बात यहाँ पे फाइनेंस मिनिस्टर ने किया है। सर्विस सेक्टर के ऊपर भी बहुत बड़ा फोकस है। आपको पता है कि सर्विस सेक्टर भारत का, अगर आप देखेंगे भारत के जीडीपी में, तो लगभग 55% हमारा सर्विस सेक्टर का बड़ा कंपोनेंट होता है। सर्विस में क्या क्या आ गया? आपका हेल्थ आ गया, ये जो अभी हम आपको लेक्चर दे रहे हैं ये भी सर्विस सेक्टर में आ गया। सो मेडिकल मेडिकल टूरिज्म, केयर इकोसिस्टम। केयर इकोसिस्टम का मतलब जो बीमार लोग हैं उनका देखभाल करना, बच्चों का पालन करना, तो ये केयर इकोसिस्टम में आ जाएगा। आयुष, जो हमारे मेडिकल डॉक्टर्स हैं जो आयुर्वेदिक में मेडिसिन में प्रैक्टिस करते हैं। ऑरेंज इकोनॉमी, जो डिजिटल इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा पार्ट है। ऑरेंज इकोनॉमी आपको पता है, उस इकोनॉमी को कहते हैं जहां पर हम लोग डिजाइन के ऊपर फोकस करते हैं। जैसे आजकल आप देखोगे यूट्यूब पे लोग ब्लॉग बना रहे हैं, और ब्लॉग बनाने से बहुत पैसे कमा रहे हैं। तो ये एक नया तरीके का इकोनॉमी है जिसको ऑरेंज इकोनॉमी कहते हैं, जिसको हम लोग क्रिएटिव इकोनॉमी भी कहते हैं, कि आप कोई डॉक्यूमेंट्री बना दो, आप कोई डिजाइन बना दो। तो इस क्रिएटिव इकोनॉमी जो आज 21st सेंचुरी में काफी प्रेवलेंट है, उसको और फोकस किया जाएगा। डिजाइन के लिए एक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन बनाया जाएगा। इसके अलावा स्पोर्ट्स के ऊपर खेलो इंडिया मिशन के ऊपर भी फोकस किया जाएगा। तो सर्विस सेक्टर में आप देख सकते हैं जो एक ऑरेंज इकोनॉमी है, ये काफी इंटरेस्टिंग है। ये एक नई डेवलपमेंट है जो पहले के बजट्स में बात नहीं की गई थी। टूरिज्म और एजुकेशन के ऊपर भी फोकस किया जाएगा। इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट है, ये हर एक डिस्ट्रिक्ट में अब एक गर्ल्स हॉस्टल होने जा रहा है, हर एक डिस्ट्रिक्ट में। और टूरिज्म, आपको पता है कुछ दिन पहले शशि थरूर ने भी एक आर्टिकल लिखा था कि सिंगापुर जैसी छोटी देश में लास्ट ईयर लगभग 1.1 करोड़ टूरिस्ट आए थे, और इंडिया जैसी बड़ी कंट्री में लास्ट ईयर मात्र 56 लाख टूरिस्ट आए थे। तो जो बहुत ही खराब बात है इंडिया जैसी कंट्री के लिए, बिकॉज टूरिस्ट आते हैं तो जॉब्स क्रिएट होता है, टूरिस्ट आते हैं तो डॉलर्स आता है आपके पास, लोकल इकोनॉमी प्रमोट होता है। तो इसलिए टूरिज्म को बढ़ाने के लिए एक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटैलिटी खोली जाएगी, जिसमें स्किल डेवलपमेंट का काम किया जाएगा, और एक डिजिटल नॉलेज ग्रिड जहां पे भारत के जितने भी टूरिस्ट स्पॉट्स हैं उनको यहाँ पे डिजिटलाइज किया जाएगा। और साथ ही साथ बहुत सारे टैक्स रिफॉर्म्स भी यहाँ पे किए गए हैं जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए उतने इंपॉर्टेंट यहाँ पर नहीं है। सर्विस सेक्टर में एक इंपॉर्टेंट सेक्टर है जो फाइनेंशियल सेक्टर है, इसके ऊपर भी काफी ज्यादा फोकस किया गया है। फाइनेंशियल सेक्टर में आप देख सकते हैं यहाँ पे एक अमृत स्कीम, जो अटल मिशन फॉर रीजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, ये एक अमृत स्कीम है जिसके अंदर स्मार्ट सिटीज को बनाने की बात हो रही थी। स्मार्ट सिटीज बनाएगा कौन? म्यूनिसिपैलिटीज बनाएंगे। और म्यूनिसिपैलिटीज को पैसा कहां से आएगा? उसके लिए म्यूनिसिपैलिटी जो है वो अब अपने बॉन्ड्स को इशू कर सकते हैं, और बॉन्ड्स को इशू करके
उनको जो भी पैसा आएगा उस पे 100 करोड़ पैसा एडिशनल सेंट्रल गवर्नमेंट उनको इंसेंटिव के तौर पर देगी, सो दैट म्यूनिसिपैलिटी सरकार के ऊपर पैसे के लिए निर्भर ना रहे, वो अपने पैसे के लिए बाकी जगह बॉन्ड्स के थ्रू भी उसको कर सकते हैं। फेमा जो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट है, जो बाहर के पैसा इंडिया में जो आता है या जो इंडिया का पैसा बाहर जाता है उसको रेगुलेट करता है फेमा। फेमा को भी सिंप्लीफाई किया जाएगा सो दैट बाहर से जो निवेश है वो इंडिया के अंदर काफी ज्यादा बढ़ जाए। कॉर्पोरेट बॉन्ड्स के ऊपर भी फोकस किया जा रहा है कि कंपनीज लाइक रिलायंस है, अदानीज है या जितने भी कंपनीज हैं वो पैसे के लिए बैंक्स के पास ना जाएं, बॉन्ड्स इशू करके डायरेक्टली लोगों से पैसा को एलोकेट कर सके। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, बॉन्ड्स के ऊपर एक काफी बड़ा यहाँ पे फोकस है कि बॉन्ड्स के थ्रू कंपनीज अपने फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सके। यहाँ पे देख सकते हैं फाइनेंशियल सेक्टर को आगे बढ़ाने के लिए आजकल तो हर लोग शेयर खरीद रहा है, बॉन्ड खरीद रहा है। उसके लिए जो सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स है, एसटीटी, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स का मतलब जब भी आप कोई शेयर खरीदते हैं या कोई बॉन्ड खरीदते हैं तो आपको एक सरकार को टैक्स पे करना होता है, इनकम पे नहीं। जस्ट बिकॉज आप कोई शेयर खरीद रहे हैं तो आपको एक एसटीटी देना होता है, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। इसको भी फ्यूचर्स में 0.02% से घटाकर 0.05% पे बढ़ा दिया गया है, बिकॉज फ्यूचर्स जो है वो एक बहुत ही रिस्की सेक्टर है जिससे बहुत सारे आम निवेशक का पैसा बर्बाद हो रहा था। इसलिए गवर्नमेंट जो है वो लोगों के स्टेबिलिटी के लिए, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए एसटीटीज को बढ़ा दी है सो दैट लोग फ्यूचर्स में ट्रेडिंग ना कर पाए। इसके बाद एग्रीकल्चर पे फोकस रहा है और एग्रीकल्चर में आप देख सकते हैं फोकस हॉर्टिकल्चर पे रहा है, मतलब फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के ऊपर, एनिमल हस्बेंड्री के ऊपर फोकस रहा है, पोल्ट्री, लाइव स्टॉक, डेयरी। फिर हाई वैल्यू एग्रीकल्चर, हाई वैल्यू एग्रीकल्चर में आप देख सकते हैं कैश्यू, कोकाओ प्रोग्राम्स पे फोकस किया गया है, फिशरीज के ऊपर फोकस किया गया है, सैंडलवुड के ऊपर फोकस किया गया है, और टेक्नोलॉजी भारत विस्तार जो एग्री स्टैक पोर्टल है, मतलब कैसे हम लोग टेक्नोलॉजी लाइक एआई को एग्रीकल्चर में इंटीग्रेट कर सके। एक चीज बहुत जो इंटरेस्टिंग है, यहाँ पे राइस, वीट, इन चीजों पे फोकस नहीं किया गया है, मतलब सरकार का क्लियर कट यहाँ पे पर्पस है एग्रीकल्चर को राइस, वीट, इन लो वैल्यू एडेड क्रॉप से बढ़ाकर एग्रीकल्चर को एक सोफिस्टिकेटेड बनाया जाए, हाई वैल्यू क्रॉप्स उगाए जाए जिससे हमारा एक्सपोर्ट पोटेंशियल और बढ़ सके, और एलाइड सेक्टर जो एनिमल हस्बेंड्री है, फिशरीज है, उसके ऊपर फोकस किया गया, और हॉर्टिकल्चर के ऊपर भी यहाँ पे बजट में आपका फोकस किया गया है। और फिर अगेन टैक्स रिफॉर्म्स यहां पर बात किए गए हैं, टैक्स को सिंप्लीफाई किया गया है, टैक्स बर्डन को कम किया गया है, जिसकी वजह से सरकार और ज्यादा इंसेंटिवाइज करना चाहती है। सेकेंड पिलर जो है आपका, जो मैं 6 पिलर में जो सेकेंड पिलर है कि इस ग्रोथ को आप कैसे इंश्योर करेंगे, उसके लिए जो फाउंडेशंस है, और फाउंडेशंस का मतलब जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसको मजबूत करने की बात हो रही है। और आप देख सकते हैं सरकार का जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो 2014-15 में 2 लाख करोड़ का था, जो बढ़कर 12.2 लाख करोड़ पे आ चुका है। मतलब सरकार जो है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर के ऊपर काफी ज्यादा फोकस कर रही है, और कैपिटल एक्सपेंडिचर पे फोकस करने से जो इंडिया की इकोनॉमी का ग्रोथ है वो लॉन्ग टर्म में काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। इसलिए आप देख रहे हैं नए नए वंदे भारत ट्रेन हो गए, नए नए पोर्ट्स हो गए, नए नए एयरपोर्ट्स हो गए, उसको बनाया जा रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स जो है वो एक नया डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर होगा जहां पे केवल पैसेंजर ट्रेन्स नहीं चलेंगे, यहाँ पे वो ट्रेन चलेंगे जो कार्गो ले जाते हैं। बिकॉज अभी क्या है कि सेम ही पटरी पर आपकी कार्गो ट्रेन भी चल रही है और पैसेंजर ट्रेन भी चल रही है, जिसकी वजह से कार्गो ट्रेन को काफी परेशानी देखना पड़ता था। तो इसीलिए अब जो है वो आपका डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जो ऑलरेडी बन रहे हैं, अब एक और बनाया जाएगा डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। इसके अलावा आप देख सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर रिस्क गारंटी फंड बनाया गया है कि जितने भी बैंक्स उन कंपनीज को लोन देते हैं जो इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड हैं, और बैंक्स डर के मारे उन कंपनीज को लोन नहीं देते थे कि कल को अगर ये इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी कोलैप्स कर जाए तो, अब क्या कहा गया है, सरकार ने कहा है कि इस फंड के थ्रू जो भी बैंक्स अगर किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी को लोन देते हैं और ये इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज को नहीं लौटा पाती है, तो बैंक्स को पैसा दिया जाएगा इस फंड के थ्रू, सो दैट बैंक्स को ये डर ना रहे और वो इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज को ज्यादा से ज्यादा पैसा दे सके। एक और बहुत बड़ा फोकस है इनलैंड वाटरवेज एंड कोस्टल शिपिंग पे, बिकॉज आज आपको पता है कि अगर आपको सामान ए से बी भिजवाना है तो आप या तो रेलवे से भेज सकते हैं, या तो रोड से भेज सकते हैं, या तो एयरपोर्ट से भेज सकते हैं। लेकिन जो सबसे सस्ता है वो है आप पानी के थ्रू भेजें, पानी में या तो नदी के थ्रू भेजें या समुद्र के थ्रू भेजें। इसका शेयर जो है हमारा टोटल कार्गो में, अगर 100 रुपए का कार्गो सामान इंडिया में एक साल में जा रहा है तो इस समय उसका शेयर मात्र 6% है, जिसको बढ़ाकर 12% पे ले जाना है बाय 2047, जिससे हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, जो लॉजिस्टिक्स कॉस्ट है, वो काफी ज्यादा
कम हो जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर में एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा फोकस है। एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं न्यूक्लियर एनर्जी पे काफ़ी ज़्यादा फोकस है। क्रिटिकल मिनरल्स जिसके थ्रू हम न्यूक्लियर एनर्जी और इन चीज़ों को बना सकते हैं। सोलर सेल के ऊपर काफ़ी ज़्यादा फोकस है। यहाँ पे देख सकते हैं बायोगैस, इसके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा फोकस है। लिथियम आयन सेल जिसके थ्रू इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाए जाएंगे, उसके ऊपर भी जो कस्टम ड्यूटी है, जो लिथियम आयन बैटरी को बनाने में जो बाहर से हम सामान मंगाते हैं उसमें टैक्स को कम कर दिया गया है, सो दैट भारत के अंदर खुद लिथियम आयन सेल्स बन सके। और कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज के ऊपर भी फोकस किया गया है। तो ये तमाम तरीके की चीज़ हैं जो एनर्जी सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी के ऊपर फोकस किए गए हैं। अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं बुलेट ट्रेन, 7 बुलेट ट्रेन को बनाया जाएगा। ऑलरेडी मुंबई पूना बन ही रहा है, इसके अलावा पुणे हैदराबाद, हैदराबाद बेंगलुरु, हैदराबाद चेन्नई, चेन्नई बेंगलुरु, दिल्ली वाराणसी, वाराणसी सिलीगुड़ी, इन सभी चीज़ों को बनाया जाएगा जिससे भारत का जो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ सके। थर्ड पिलर पे अगर आए तो पीपल सेंट्रिक डेवलपमेंट, जो आम जनता है उनका लाइफ कैसे बेटर किया जा सके, उसमें गेरियाट्रिक केयर, जो बूढ़े लोग हैं, जो ओल्ड सिटीजन्स हैं, उनका देखभाल करना। इसके अलावा जो दिव्यांगजन हैं, जो फिजिकली डिसेबल पीपल हैं, उनके लिए बहुत सारे स्कीम्स यहाँ पे लॉन्च किए गए हैं। मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूट जो रांची और तेजपुर में है, इसको अपग्रेड किया जाएगा और एक इमरजेंसी और ट्रॉमा केयर सेंटर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में बनाया जाएगा। कोई इमरजेंसी हो तो उसको किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट या शहरों, मेजर शहर में ना जाना पड़े, उसका इलाज वहीं पे हो सके। तो लोगों को भी यहाँ पे काफी ज्यादा फोकस में रखकर इस पे एक पूरा चैप्टर बनाया गया है। फोर्थ, जैसा मैंने पहले भी कहा, ट्रस्ट बहुत जरूरी है। सरकार के ऊपर ट्रस्ट आम जनता का होना ये बहुत जरूरी है। तो ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस के ऊपर भी फोकस किया गया है। इसमें हमारे एग्जाम के लिए कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए विल नॉट डिस्कस दैट। बट एक बात क्लियर है, ट्रस्ट इसलिए यूज किया गया है बिकॉज श्रीलंका में क्या हुआ, नेपाल में क्या हुआ, बांग्लादेश में क्या हुआ, तो ट्रस्ट जो है आज पूरे देश में, पूरे दुनिया में सरकारों के प्रति जो जनता की ट्रस्ट है उसमें कमी देखने को मिला है। इस ट्रस्ट को कैसे रिस्टोर किया जा सके, इसके लिए ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस की यहां पे बातचीत हुई है। फिफ्थ है आपका ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एंड ईज ऑफ लिविंग के बारे में बातचीत किया गया है। इसमें काफी सारे रिफॉर्म्स है। फॉर एग्जांपल लिबरलाइज रेमिटांस स्कीम, जहां पे आप रुपी को देकर डॉलर में कन्वर्ट कर सकते हो। अगर आपको बाहर पढ़ाई के लिए जाना है या बाहर आपको मेडिकल पर्पस के लिए जाना है, उस पर जो टैक्स लगता था उसको 5% से घटाकर 2% पे हो गया। मतलब अब आपके लिए रुपी को एक्सचेंज करना डॉलर में फॉर एजुकेशन एंड मेडिकल पर्पस ये काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा। इसके अलावा जो टैक्स फाइलिंग है वो भी अब काफ़ी ज़्यादा सिंप्लीफाई कर दिया गया है। और इसमें एक और चीज़ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रिजम्पटिव बेसिस की जितने भी नॉन रेसिडेंट्स हैं जो इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं और अपना टैक्स पहले ही भर देते हैं, उनके ऊपर जो मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स था वो नहीं लगाया जाएगा। तो ये कुछ इसमें फोकस किया गया। फिस्कल मैटर्स, इसके ऊपर भी फोकस किया गया। और फिस्कल मैटर्स में आप देख सकते हैं जो 16th फाइनेंस कमीशन है जो बताता है कि सेंटर के पास अगर 100 रुपए आएगा तो सेंटर अपना कितना पैसा स्टेट्स को देगी, तो ये 41% पे है। तो अगर सेंटर गवर्नमेंट गेट्स 100 रुपीज, तो इस 100 रुपीज में से 59 रुपीज खुद रखेगी और 41 रुपीज जो है वो हर एक स्टेट्स को बांट दिया जाएगा। मतलब हर एक स्टेट को मिलाकर 41 रुपीज होगा। इसके अलावा जो ग्रांट्स है उसको भी 1.4 लाख करोड़ पे रखा गया है। लेकिन एक चीज जो सबसे इंटरेस्टिंग है फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देख सकते हैं लगातार सरकार का जो कर्ज है वो कम हो रहा है। फिस्कल डेफिसिट जो 6.5 पे था वो 4.3 पे अब बताया जा रहा है। रेवेन्यू डेफिसिट जो 4 पे था वो 1.5 पे है। प्राइमरी डेफिसिट 3 से घटकर 0.7 पे आ चुका है। 2.8 से घटकर 0.3 पे आ चुका है इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, विच क्लियरली शोज कि गवर्नमेंट जो है वो फिस्कल प्रूडेंस को यहाँ पे बनाते हुए दिख रही है। मतलब फिस्कल स्टेबिलिटी को रखते हुए नजर आ रही है। बिकॉज आज दुनिया भर में कर्ज का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। सरकार इतना कर्ज ले ली है कि कल को ये कर्ज का भुगतान जो इंटरेस्ट है वो दे पाएगी कि नहीं दे पाएगी, दैट नो वन नोज। इसलिए इंडिया जो है उसका एक प्रायोरिटी है अपने डेप्ट को काफी ज्यादा सस्टेनेबल रखना, सो दैट इतना ही डेप्ट हम लें कि हम इसका फ्यूचर में जो रीपेमेंट है वो कर सके। और इसीलिए सरकार का जो कर्ज है वो डेफिसिट्स है वो भी कम होते हुए यहाँ पे दिख रहा है। इसके अलावा जो आप देख सकते हैं डेप्ट टू जीडीपी रेशियो है जो इस समय हमारा बताया जा रहा है लगभग 55.6% पे है। इसको घटाकर आने वाले समय में बाई 2030 हमें 2030 में इसको हमें 50 +-1% पे लाना है बाई 2030।
तो ये भी अगेन बताता है कि ये डेप्ट टू जीडीपी रेशियो बेसिकली क्या होता है, डेप्ट मतलब सरकार का टोटल कर्ज, पुराना कर्ज सब जोड़ दें, उसको जीडीपी से डिवाइड कर दे, तो वो हमारा 55.6 है। फिस्कल डेफिसिट का मतलब एक साल में हाउ मच मनी आई एम गोइंग टू बोरो। डेप्ट टू जीडीपी रेशियो का मतलब कि सरकार का टोटल बोरोइंग कितना है विथ रिस्पेक्ट टू जीडीपी, ये डेप्ट टू जीडीपी रेशियो बताता है, जो 55.6% पे है 2026-27 में, जो घटकर 50% +-1 पे बताया जा रहा है। इसके बाद कुछ सरकार ने ग्राफ यहाँ पे दिया है और यहाँ देख सकते हैं हमारा जो सरकार का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो 38.7 से बढ़कर 41.3 लाख करोड़ पे है, जो काफ़ी ज़्यादा नहीं बढ़ा है, लेकिन हाँ बढ़ा है। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आपको पता है कि वो एक्सपेंडिचर होता है जिससे सरकार को इफेक्टिवली कोई बहुत ज़्यादा फायदा नहीं होता एज कम्पेयर टू इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर, जहाँ पे सरकार खर्च करती है कैपिटल एसेट्स के ऊपर। इसको बढ़ाकर 14 से 17.1 पे लाया गया है, मतलब सरकार का गेन जो यहाँ पे थ्रस्ट है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर पे होते हुए दिख रहा है। इसके अलावा सरकार कहाँ पे पैसे खर्च करेगी, तो सबसे ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन पे है, फिर आपका डिफेंस पे है, फिर आपका रूरल डेवलपमेंट पे है, होम अफेयर्स में है। तो इस तरीके से सरकार ने यहाँ पे अपने इन चीज़ों के बारे में बातचीत भी की है। तो अगर इस बजट को समराइज किया जाए एक ब्रॉडर एनालिसिस के लिए, तो बजट में कुछ ज़्यादा बड़ी चीज़ों के बारे में बात नहीं की गई थी। बजट में क्लियर था जो एग्जिस्टिंग चीज़ें चल रही हैं उसको कैसे ठीक किया जाए, उसको कैसे सिंप्लीफाई किया जाए, और आज स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स के ऊपर फोकस किया जाए, लोगों के लाइफ को और बेटर किया जाए। इन बेसिक बुनियादी चीज़ों के ऊपर फोकस किया गया है, ना कि पहले की बजट में जहां पर बजट का मतलब था कि कैसे ऐसा बजट दिया जाए जिससे वोट बैंक लिया जा सके। बट इस बार बजट को काफ़ी सिंपल और स्ट्रेट टू द पॉइंट रखने का प्रयास रखा गया है। इसके बाद हम लोग डिटेल सेशन के लिए फिर से मिलेंगे, जहां पर हम लोग एक एक टर्म्स को अच्छे से समझेंगे। ये एक ब्रॉड एनालिसिस था बजट के ऊपर, जिससे आपको एक रफ आइडिया मिल जाएगा। फॉर मोर इन डेप्थ नॉलेज अबाउट बजट, इसके एक एक टर्म्स, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, इसके क्या मायने हैं, ये सभी चीज़ों हम लोग बेसिक्स क्लास में कवर करेंगे, जहां पे आपको और ज़्यादा सेशन में समझ में आएगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे, और बजट के ऊपर फिर से हम लोग मिलेंगे जहां पर हम लोग डिटेल एनालिसिस के लिए आपसे जुड़ेंगे। टेक केयर, गुड लक एंड सी यू सून।